स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो अपना बोर्ड पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 5 की। पार्ट 1 में मैंने आपको सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन कराए थे जो एमसीक्यू थे। पार्ट 2 में मैंने सेक्शन ए के भी आपको दूसरे 10 क्वेश्चन कराए थे जो कि एक एक नंबर के थे। क्लियर? इस तरह सेक्शन ए में टोटल थे 20 क्वेश्चन और ये पार्ट 20 नंबर का था। सेक्शन बी की अगर अपन बात करें तो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12 से 19 तक। उसमें ये अपना था 8 क्वेश्चन का 16 नंबर का पार्ट। क्लियर? इसके बाद हमने बात करी थी सेक्शन सी की एक अगले वीडियो में। सेक्शन सी में केवल 4 ही क्वेश्चन थे जो 4-4 नंबर के थे। इस तरह ये पार्ट भी अपना 16 नंबर का कंप्लीट हो गया था। क्लियर? आज अपन बात करेंगे सेक्शन डी और ई की, लेकिन आज ज्यादातर क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि डी जो पार्ट है उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डी में कितने क्वेश्चन है? 2, लेकिन ये हर क्वेश्चन स्टूडेंट 5 नंबर का है, तो इस तरह ये पार्ट आपका 10 नंबर का रहेगा। और ई जो सेक्शन है वो उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये हर क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो इस तरह से ये पार्ट आपका 18 का। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज आप देख रहे हो दोनों ही पार्ट जो है मेजर हैं, 5-5 और 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करें, जिससे कि पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिल सके। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, तो आप प्लेलिस्ट की लिंक पे जाके ये सारे वीडियो 10th के जितने भी हैं वो सब देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उस 24वें क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आपको ये कुछ मान दिए गए हैं। क्लियर? ये मान दिए गए हैं और इनका सूत्र लगाना है केवल। वैसे ये मिलान का क्वेश्चन था, यानी इन सब के फॉर्मूले भी एग्जाम में लिखे हुए आएंगे, बस आपको मिलाना है। लेकिन मिला तो अपन तभी पाएंगे जब अपने को फॉर्मूले याद हो। तो देखते हैं इन सब के फॉर्मूले हैं क्या। तो आप सभी ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, मेंसुरेशन के हैं ज्यादातर सभी फॉर्मूले, फिर भी चलिए अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते ही हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होती है। वृत्त की परिधि की बात करें तो ये आपकी 2 पाई आर हो जाती है। आर क्या है? वही त्रिज्या है। घनाभ के विकर्ण की बात करें तो ये √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। इसमें L क्या है स्टूडेंट? L है लंबाई, B चौड़ाई और H है आपकी ऊंचाई। अब हम बात कर रहे हैं ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रहे कि अगर केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे गोले अर्धगोले का क्या पूछे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है। घन का आयतन ये आपका a क्यूब होता है। a क्या है यहाँ पर? ये घन की भुजा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी आपने देखा अर्धगोले का कितना था? 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो ये L इंटू बी इंटू एच हो जाती है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब ये तो आप जानते ही हो संकेंद्रीय वृत्त किनको कहते हैं? जैसे 2 वृत्त हैं उनका केंद्र समान है, तो इस तरह के वृत्तों को हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जैसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये परिबद्ध क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना। गोले का आयतन स्टूडेंट होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें तो ये आपका 2 पाई आर एच होता है। आर यहाँ त्रिज्या है और एच आपकी क्या है? ऊंचाई है। दैट्स ऑल।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ये हमने इंपॉर्टेंट 7-8 फॉर्मूले पढ़े, सभी मेंसुरेशन के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हर बार क्वेश्चन 6 नंबर का आता है ग्राफ का, ये चौथे चैप्टर से रिलेटेड है, और इस बार ये 5 नंबर का दिया है बोर्ड ने। तो जो भी मेजर क्वेश्चन है 5 का भी, तो इसमें करना क्या होता है, दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाना है और ग्राफ से हल करके एक्स और वाई का मान बताना है। क्लियर? तो देखते हैं 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये आपकी स्टोरी ये दे रखी है कि ये समीकरण है। जब भी आपको कोई समीकरण दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसके 2 पार्टीशन कर लेंगे। एक में तो x का मान 0 रखेंगे और एक में y का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक टेबल बनेगी इस तरह से, यहां बनेगी टेबल, और इस टेबल में ये x y के मान आपको रखने हैं, जो भी x y किया है। क्लियर? यही काम यहां होना है। यहां भी इस समीकरण को आप कितनी बार लिख लेंगे, इसको आप 2 बार लिख लेंगे इस समीकरण को। क्लियर? और यहां भी स्टूडेंट क्या बनेगी, यहां भी एक टेबल बनेगी, यहां भी आपकी एक टेबल बन जाएगी, ठीक है ना, ये एक्स वाई की। और बाद में करना क्या स्टूडेंट, 2 बिंदु ए बी तो यहां प्राप्त होंगे इस टेबल से, और 2 बिंदु सी डी आपको इस टेबल से प्राप्त होंगे। क्लियर? तो देखते हैं ये पूरी पिक्चर बनेगी कैसे, और इतना जब पूरा काम हो जाए तब अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब आपने x का मान 0 रखा तो आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए समीकरण आपको ये दे रखा था आपको। अब जैसे ही आप x का मान 0 रखोगे तो ये x वाला पद पूरा गायब हो जाएगा आपका, यहां बचेगा -5y बराबर 20। अब आप देख सकते हो 5 चौके 20 हो रहा है, और ये माइनस लग गई, तो y का मान आया -4। तो आपने देखा यहाँ x का मान 0 रखा मैंने और y का मान -4 आया। ये जो 0, -4 आया है इसको बिंदु A कहेंगे। क्लियर? ऐसे धीरे धीरे काम होना है। अब देखते हैं y का मान इसी में 0 रखे, तो देखो y का मान 0 रखेंगे तो आप देख सकते हो आपको समीकरण यही तो दे रखा है, ये समीकरण है। अब y का मान जब 0 रखेंगे तो y पूरा गायब हो जाएगा, यहां बचेगा 4x बराबर 20। क्लियर? ये 4 पंजे आपका 20 हो रहा है, तो x का मान आपका आ रहा है यहाँ पर 5। ठीक है, अब x का मान ये 5 आ रहा है और y का मान है स्टूडेंट्स 0, तो ये बिंदु भी आपका हो जाएगा 5,0। 5,0 ये आपके a और b आ गए। अब चलिए अब इसमें आ जाते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें तो देखो ऐसे जैसे मैंने ए बी ज्ञात किए ऐसे ही मैं यहाँ सी डी ज्ञात करूंगा। तो पहले यहाँ वही है, x का मान 0 रखना है और इधर y का मान 0 रखना है। तो जब अपन x का मान 0 रखेंगे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो ये x आपका पूरा गायब हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा -3y बराबर 12। ठीक है ना, ये आपने 3 चौके 12 कर दिए, तो y बराबर 4 हो रहा है, वो भी माइनस का। तो आप देख सकते हो यहाँ x का मान तो 0 हो रहा है और y का मान -4 हो रहा है। अब इधर ये बिंदु आपका C आ गया जिसके निर्देशांक निकले 0,-4। ठीक है, 0,-4। अब चलते हैं इधर, ये अब y का मान 0 रख दो, तो देखो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा y गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x बराबर 12। ये 2 चिक 12 हो रहे हैं, तो x का मान हो रहा है आपका 6, और x का मान स्टूडेंट्स हो रहा है 6, और तो y का हो रहा है यहाँ 0। तो इस तरह d के निर्देशांक हो गए आपके 6,0। क्लियर? ये आपकी इस तरह से स्टोरी है a b c और d। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए ग्राफ कैसे बनता है स्टूडेंट्स, वो देखना। ये आपने बना लिया x अक्ष और ये बना लिया आपने y अक्ष। अब देखो इसमें आप ये देखो कि बिंदु कहां कहां पर हैं। देखो इसमें क्या है कि पैमाने की माप भी लेते हैं, तो पैमाने की माप यहां पर हम ले रहे हैं, पैमाने की माप हम ले रहे हैं 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी जो भी मैं खाने बनाऊंगा वो सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेंगे, है ना। तो ये देखना 0, -4 कहाँ आएगा। देखो
जिसके आगे जीरो होती है, यानी यहाँ आगे का मतलब ये जिस बिंदु के आगे जीरो होती है वो आपका वाई अक्ष पे आता है। कहां पर आता है? वाई अक्ष पे। लेकिन ये देखो 0,-4 है, तो 0 का मतलब तो ये हो गया और -4 का मतलब नीचे की साइड 1 2 3 4, और ये बिंदु आपका ए प्राप्त हो गया ए। अब बी देखते हैं, बी है 5,0। देखो जिस बिंदु के पीछे जीरो होती है, कहां पर? पीछे जीरो वाला बिंदु एक्स अक्ष पर आएगा इस पर, और ये 5,0 के लिए 1 2 3 4 5 करेंगे, ये आपका बिंदु हो गया बी। तो ये हो गए ए और बी। अब यहाँ ए से बी को मिलाती हुई ये लाइन खींच देंगे। ये आपकी ग्राफ हो गई किसकी? इस पहली वाली रेखा की। अब चलते हैं अपन किसमें? सी और डी में। तो सी का निर्देशांक कितना है? 0,-4। तो अभी आपने देखा 0,-4 ही यहाँ पर था ए, तो जहां पर ए था वहीं पर आपका सी आ जाएगा। अब डी के निर्देशांक कितने? 6,0। तो इसमें कहा पीछे जीरो है कि आगे जीरो है? तो इसमें जीरो है पीछे, तो पीछे जिसके जीरो होती है वो आता है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, और चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया 6 आपका, यहाँ बिंदु हो गया डी, और सी से हमें डी को मिलाती हुई लाइन खींचनी है। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही हैं। क्लियर? और इस बिंदु ए को देख लो चाहे सी को देख लो, इसके निर्देशांक कितने थे? ए यहाँ सी के, ए यहाँ सी के निर्देशांक थे 0,-4। तो यानी एक्स का मान हो गया 0 और वाई का मान हो गया -4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अपना बन गया ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा आता ही, हमेशा ध्यान रहे, बिल्कुल सेम ट्रिक है। तो आपने देखा मैंने 5 मिनट के अंदर ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया है, तो बिल्कुल इजी वे में अपन इन नंबरों को ले सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स अपना सेक्शन कौन सा? डी, जिसमें कि थे क्वेश्चन नंबर 24 और 25। अब अपन देखेंगे इसका सेक्शन ई, जिसमें कि क्वेश्चन है आपके 26, 27 और 28। तो चलिए उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख रहे हो इसमें माध्यक पूछा है, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, और वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है। अब वर्ग अंतराल के क्वेश्चन में माध्यक आए तो बिल्कुल क्लियर सूत्र होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, L + n/2 - c/f × I। ठीक है ये। अब ये देखो सारी चीजें आएंगी कहां से, वो देखना ध्यान से, वो सब इसी टेबल में से आएंगी। देखो इस टेबल में से कैसे, यहाँ वर्ग और एफ को दिया ही है, एक टेबल और बनेगी सी की। सी कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। तो चलिए इस एक टेबल को यहाँ और बढ़ा लेंगे, इसमें ही ये ध्यान देना, अलग से कुछ नहीं करना है, उसी में एक लाइन और बढ़ा देना है एग्जाम में। तो देखो सी कैसे आती है, ये बारंबारता है, ये ऐसे की ऐसी लिख देंगे। अब यहां से क्या है, ये तिरछा तिरछा जोड़ते जाना है। क्लियर? तिरछा तिरछा। तो 6 और 20 हो गए 26, 26 और 44 को आप जोड़ेंगे हो गया 70, 70 और 20 हो गया 96, 96 और 3 हो गया 99, 99 और 1 हो गया 100। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। अब जो लास्ट में मान ये आपको दिख रहा है 100, इसे कहते हैं एन। ये क्या हो गया आपका? एन कितना? 100। अब इसका करते हैं आधा, एन का क्या करते हैं? आधा। तो 100 का आधा आपका हो गया 50। क्लियर? इस तरह से। अब ये देखना है कि ये 50 जो है वो संचयी बारंबारता में किन किन के बीच में है। तो संचयी बारंबारता में ये आपका इनके बीच में आ रहा है, 26 और 70 के बीच में। तो इनमें से जो कम वाली मान होती है उसे सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। सी आ गया। देखो ये सब चीजें हमें एक एक करके ढूंढनी है। n/2 जैसे आ गया, सी आ गया। अब देखने आगे आप ये देखो, ये 50 किन किन के बीच में था? 26 और 70 के बीच में। तो आपने कम वाली को तो सी मान लिया। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सी है? ज्यादा है 70। इसके सामने जो भी एफ में होगी, किसमें? एफ में, उसको कहेंगे 44। क्या कहेंगे? 44। और इसके सामने जो वर्ग अंतराल की छोटी सीमा होगी, ये छोटी वाली, इसे कहते हैं एल। तो ये आपका हो गया 40। और आप ये देखो इन वर्गों में कितने का अंतर है।
तो वर्गों में 40 और 55 में कितने का अंतर है? 15 का। तो आई का मान हो गया 15। ठीक, ये देखो ये चीजें दोबारा समझ लो कैसे। एन कहां से लाया मैं? इनको जोड़ने से ये एन आ गई 100, इसका आधा किया 50। अब 50 किन किन के बीच में था? 26 और 70 के बीच में। तो छोटी वाली को सी मानते हैं और बड़ी वाली के सामने जो भी एफ में होती है उसे एफ मानते हैं। तो एफ हो गया 44। क्लियर? और एल का मान है 40। एल का मतलब होता है ये वर्गांतराल की छोटी वाली सीमा, और इनके अंतर 15 है, ये 15 यहाँ लिख दिया। अब ये सारे मान अपने को इसमें फिट करने हैं। देखो कैसे। सबसे पहले एल कह रहा है, तो एल का मान है 40 प्लस n/2। n/2 का मतलब ये रहा 50 माइनस सी का मान है ये रहा आपका 26, और बटे में क्या चल रहा है? एफ ये रहा आपका 44, और इंटू आई कितने की है? ये रही 15 की। ठीक, इस तरह से ध्यान देना। 40 प्लस 50 में से 26 गया, बचेंगे 24। कितने बचेंगे? 24। इंटू में क्या चल रहा है? 15/44। देखते जाना, बाद में मैं आपको इसकी उत्तर की जांच भी बताऊंगा कि उत्तर को 1 मिनट में ही कैसे चेक कर सकते हैं। देखो 24 और 44 को 4 से काटेंगे तो ये 6 बार कट रहा है, ये 11 बार कट रहा है। तो आप देख सकते हो ये हो रहा 15 छिक्के 90, 90 में भाग किसका लगा रहे हैं? 11 का। तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब ये भाग लगाना है दशमलव के 2 अंकों तक। तो 11 अट्ठे 88, बची कितनी? 2। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो गई। 11 कम 11 बची 9, और ये आपका हो गया 90। 11 अट्ठे 88। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ के आपका देखो कितना हो रहा है? 40 और 8 हो रहा है 48, और पॉइंट 18। ये आपका मान किसका आ गया? माध्यक का। ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो उत्तर की जांच कैसे करनी है वो आपको बता दूं मैं। आप ये देखो, आपने किस वर्ग अंतराल को चुना था? आपने चुना था इसको 40 से 55 को। ठीक है, इसको चुना था आपने। तो आपका माध्यक कितना है? 48 पॉइंट कुछ आया है। तो क्या ये माध्यक इसी अंतराल के बीच में है? बीच में है, क्योंकि 40 और 55 के बीच में आ रहा है। ये होती है उत्तर की जांच। तो एग्जाम में आंसर आते ही आप अपने आप समझ सकते हो कि कैसे ये आंसर सही हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है। अब चलते हैं इस मॉडल पेपर के 37वें क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सोच रहे हो सर ये तो 27 ही हुए भाई। वैसे क्रमांक तो 28 है, लेकिन क्योंकि सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, तो पूरे पेपर के हिसाब से देखें तो 37वां क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिकोणमिति का है। ये सारे मान अपने को जनरली याद हैं भाई। क्या क्या मान लग रहे हैं? sin 30 का लग रहा है, आप जानते ही हो sin 30 का मान होता है 1/2। दूसरा लग रहा है tan 45। tan 45 का मान आप 1 जानते ही हो। ये सब 6वें चैप्टर में एक सारणी दी हुई है, वहां आपको मिल जाएंगे। और ये है cosec 60। तो cosec 60 का मान आप जानते हो, ये होता है 2/√3। ठीक है। अगला है sec 30। sec 30 का मान अपन सभी जानते हैं, ये भी 2/√3 होता है। cos 60 का मान भी हम जानते हैं 1/2 है। और अगला cot 45 वो है 1। करना अब ये है, ये सारे मान अपने को इसमें फिट कर दो। चलो देखते हैं एक एक करके। sin 30 वहां से लगाते आएंगे 1/2, tan 45 1, cosec 60 यानी 2/√3। ठीक है। अब बटे में देखना, sec 30 का मान आपका 2/√3 और cos 60 का 1/2, cot 45 1। अब ये दोनों जुड़ेंगी, इस पे रूट है, ये भी नहीं जुड़ेगी। तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3/2, माइनस में चल रहा है 2/√3। अब बटे में देखना, बटे में इस पे तो क्या है, ये इस पे तो आपका रूट है, ये अभी नहीं जुड़ेगी, ऐसे ही रखो, इसको तो ऐसे ही रख लो। और ये जुड़ेंगी तो 1/2 और 1 क्या हो गई 3/2। ठीक। अब ऊपर भी एक भिन्न हल हो रही है, नीचे भी एक भिन्न हल हो रही है। कैसे देखो, पहले आप लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम 2 और √3 का हो गया 2√3। ठीक है। लघुत्तम के बात करते हैं वज्र गुणा इस तरह से,
तो 3 का गुणा √3 में हो गया 3√3 माइनस 2 दूनी 4। यही काम सेम नीचे होना है, बस नीचे आप देख सकते हैं चिन्ह प्लस का है, बाकी सब वो का वही है। तो 2√3 तो आपकी कट ही रही है। अब ये संख्याएं आपकी बची कौन कौन सी, ये और ये। तो ये आपकी बच रही है 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। यहां हम कर देंगे परमेकरण। परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, हर के नीचे जो प्लस है तो वहां इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कैसे, अब देखो गुणा कैसे करना है वो देखना। पहले 3√3 का इसमें होगा, फिर 3√3 का इसमें होगा। ठीक, कैलकुलेशन देखना ध्यान से। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको पता है करनी ही पड़ेगी। ये कोई इतना इजी तो है नहीं होने वाला। भाई इजी होता तो 1 या 2 नंबर में ही वो पूछ लेता। चलो देखते हैं। तो 3√3 का किसमें गुणा कर रहे हैं, 3√3 में। तो देखना ध्यान से, 3 का 3 में 9 इंटू √3 का √3 में 3 होता है। अब इसी 3√3 का गुणा किसमें होगा, उधर 4 में। तो 3 चौके 12√3। क्लियर। अब इस -4 का भी इन दोनों में करेंगे। -4 थिया 12√3 और माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16। क्लियर, ये हो गया। अब नीचे देखते हैं नीचे गुणा कैसे होगा। देखो नीचे आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। यानी इस आगे का तो आगे गुणा होगा और पीछे का पीछे गुणा होगा। तो देखो कैसे, 3 तिया 9, √3 का √3 में 3 और प्लस का माइनस में माइनस, 4 चौके 16। यानी देखो अंतर क्या है, ऊपर तो हर संख्या का हर संख्या में गुणा हुआ है, लेकिन नीचे आगे का आगे गुणा हुआ है और पीछे का पीछे हुआ है। तो चलो देखते हैं। 9 तिया 27 माइनस 12√3 ये है और 12 ही √3 ये है, तो माइनस के 12 और 12 हो गए आपके 24√3। प्लस में चल रहा है 16 बटे में 9 तिया 27 माइनस 16। तो आप देख सकते हो 27 ये और 16 ये, 27 और 16 जुड़कर कितने हो गए 43, और माइनस के चल रहे हैं 24√3 और नीचे 27 में से 16 गए तो 11। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका हो गया 6 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं है, मान याद होने चाहिए और थोड़ी बस ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह मैंने आपको ये टोटल वीडियो बनाई है 5, और इन 5 वीडियो में मैंने आपको पूरा पेपर विद शॉर्ट ट्रिक एंड कंसेप्ट के समझाया है। तो आप सभी इस चैनल में बने रहें और आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक जरूर देखें जिससे कि आपको बाकी वीडियोस में भी फायदा मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।